हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज 31 जुलाई 2020। बच्चों, एक नई गाइडलाइन सरकार के द्वारा आई है कि जो हमारा ये ऑनलाइन शिक्षण या सीखने का कार्य चल रहा है, ये अभी अगस्त के महीने में भी चलेगा। क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण की जो महामारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इस संक्रमण काल में आप लोगों को भी स्वस्थ रहना है, सही रहना है, सतर्क रहना है, आपके परिवार वालों को, आपको। इसके बारे में मैंने शुरू में आपको एक वीडियो में बताया था। बच्चों, अपनी स्वच्छता, साफ सफाई का ध्यान दीजिए। घर से बाहर कम से कम निकलिए भीड़ भाड़ में। और अगर आपको आवश्यक कहीं बाहर कुछ सामान लेने जाना भी पड़ता है तो घर आके उसको सैनिटाइज कीजिए, सामान को भी, और अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धो लीजिए। मास्क का प्रयोग बाहर जाते समय कीजिए और डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान देना है। एक दूसरे से दूरी बनाए रखिए। इसी से हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको 2 दिन से वीडियो नहीं भेज पाया क्योंकि मैं विद्यालय गया हुआ था। बोर्ड के रिजल्ट आ गया था, तो उसका भी पूरा एक खाका तैयार करना था कि कितने बच्चे कैसे पास हुए हैं, किस तरह से सम्मान सहित कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने फर्स्ट डिवीज़न पास हैं, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उस समय की वजह से मैं आपको वीडियो नहीं भेज पाया। लेकिन मैंने आपको PDF फाइल के माध्यम से ग्रुप में ये अगली प्रश्नावली के प्रश्न और उससे पूर्व प्रश्नावली के कुछ एक एक्सरसाइज बची थी, वो भी मैंने आपको PDF फाइल के माध्यम से भेजे थे। शायद आपने ग्रुप में देखा होगा ज़रूर। और बहुत बच्चे हैं जुड़े हुए, लेकिन एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। 2-3 बच्चे मेरा लिखा हुआ काम को फिर दोबारा कॉपी में लिख के भेज दे रहे हैं। बेटा, आपको सीखने के लिए मैं आप ये भेज रहा हूँ। इसके अलावा भी आप प्रश्न किताब से हल कीजिए। और आपको कोई प्रश्न में दिक्कत आती है तो आप मुझसे उसको अवश्य पूछिए। और जो मैं वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ या मटेरियल भेज रहा हूँ हल करके, और उसको आप देखिए अच्छी तरह से। किसी स्टेप में आपको समझ में नहीं आता है तो आप ग्रुप में शेयर करके उसे पूछ लीजिए, अपनी शंका का समाधान अवश्य कर लीजिए। तो बच्चों, चलिए मैं ये अध्याय 7 को एक बार फिर से आपको ये वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम पढ़ेंगे त्रिभुज वाला चैप्टर, अध्याय 7, एक्सरसाइज चैप्टर 7। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे सर्वांग क्षमता के बारे में। कक्षा 8 में आप सर्वांग क्षमता पढ़ चुके हैं। वैसे त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता आपने पढ़ी है 8th में। सर्वांग क्षमता का सामान्य अर्थ क्या होता है? जैसे आप संधि विच्छेद करते हैं हिंदी में, संस्कृत में, ऐसी हम सर्वांग क्षमता को अगर संधि विच्छेद करें तो क्या संधि विच्छेद हो जाएगा इसका? सर्व धन अंग धन समान। अर्थात ऐसी 2 आकृतियाँ जिनके सभी अंग आपस में समान होते हैं, अर्थात वो एक दूसरे के ऊपर रखने पर एक दूसरे को आच्छादित कर देते हैं या पूर्ण रूप से ढक देते हैं, तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं। हमारा जो चैप्टर में है, हमारे जो यहाँ पाठ्यक्रम में है, वो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता से संबंधित है। इसलिए मैं आपको त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वांगसम का अर्थ, जो सामान्य अर्थ है, वो होता है सभी अंग समान होना। अब यहाँ पर त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का तात्पर्य क्या होगा कि ऐसे 2 त्रिभुज जिनके सभी अंग समान हैं। अब त्रिभुजों के अंग जो हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये तो होते नहीं हैं। त्रिभुजों के अंग क्या होते हैं? उनकी शीर्ष हैं, उनके अंतःकोण हैं, उनकी भुजाएं हैं, ये इनके अंग हैं। तो अगर 2 त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं और उनकी भुजाएं जो है संगत आपस में बराबर हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम हैं। और ऐसे 2 त्रिभुज मैंने आपको बताया, अगर वो सर्वांगसम हैं तो हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो पूर्णतया एक दूसरे को ढक देंगे, कोई भी हिस्सा उसका बाहर नहीं आएगा, बराबर एक दूसरे को पूर्ण आच्छादित कर देंगे वो। ठीक है। तो चलो बच्चों, आज मैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कसौटियाँ आपको पहले बता रहा हूँ। ये आपने 8th में भी पढ़ी हुई हैं। मैं क्रम से इनको बताऊँगा, आप ध्यान दीजिए इनको। और इन्हीं का जो अनुप्रयोग होगा हमारी एक्सरसाइज में होगा। मैंने वैसे एक्सरसाइज के पहला और दूसरा क्वेश्चन कल आपको सॉल्व करके भेजा है। मैं इसको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि मैं फिर आगे बढ़ जाऊँगा चैप्टर में, तो आप एक बार वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझा दूँ इसे, आप अच्छी तरह इसको सीख लें। तो सर्वांग क्षमता की, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की जो पहली कसौटी है वो है SSS कसौटी का मतलब, S का मतलब यहाँ पर है साइड, साइड साइड साइड, माने भुजा भुजा भुजा। अर्थात हमें 2 त्रिभुज अगर दिए हुए हैं, उन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाओं की माप हमें दी है। ठीक है। तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हों तो हम कहेंगे कि ये 2 त्रिभुज सर्वांगसम हैं। और सर्वांग क्षमता की के लिए जो चिन्ह होगा
वो जो संकेत होगा वो 3 रेखाएं होंगी, जैसे क्षैतिज 3 रेखाएं समांतर खींच दीजिए या ऊपर वाली रेखा को वक्र रेखा के रूप में मोड़ दीजिए थोड़ा सा। तो 3 समांतर रेखाओं के द्वारा हम इसको संकेतित करते हैं या इसको सूचित करते हैं सर्वांग क्षमता को। तो मैंने यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया है एसएसएस कसौटी के लिए। देखिए 2 त्रिभुज हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। इनकी भुजाएं दे रखी हैं। जैसे त्रिभुज एबीसी में ए बी भुजा 2, अब मैंने मात्रक नहीं लिखा है, सेमी मान लीजिए, ए बी भुजा 2 सेमी है, और त्रिभुज एबीसी की बीसी भुजा 3 सेमी है, त्रिभुज एबीसी की एसी भुजा 4 सेमी है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा त्रिभुज दिया उसके बगल में दाईं ओर, त्रिभुज पीक्यूआर, जिसमें पीक्यू भुजा 2 सेमी है, जिसकी क्यूआर भुजा 3 सेमी है और पीआर भुजा 4 सेमी है। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए तो पहले त्रिभुज की ए बी भुजा और दूसरे त्रिभुज की पी क्यू भुजा बराबर हैं। ये संगत भुजाएं होंगी इनकी, ये आपस में बराबर हैं। ऐसे ही पहले त्रिभुज की आधार बी सी भुजा और दूसरे त्रिभुज की आधार क्यू आर भुजाएं आपस में बराबर हैं। 3 मात्रक हैं दोनों, 3 सेमी या जो भी हैं, मिलीमीटर मीटर। ठीक है, और तीसरी भुजा पहले त्रिभुज की ए सी और दूसरे त्रिभुज की पी आर भुजा, ये भी बराबर माप की दी हुई है, 4 सेमी। अर्थात यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं, संगत भुजाएं, वो आपस में बराबर आ रही हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम हैं। अर्थात त्रिभुज एबीसी और सर्वांगसम के लिए मैंने बताया इनके बीच में 3 समांतर रेखाएं खींच दी, उसके बाद लिख दिया त्रिभुज पीक्यूआर। तो ये पहली कसौटी थी। अब दूसरी कसौटी देखिए बच्चों, दूसरी कसौटी है SAS। आपने कक्षा 8 में पढ़ रखी है SAS। एस का मतलब मैंने आपको बताया साइड। अब यहाँ पर ए आ गया बीच में, ए का मतलब एंगल, कोण। ठीक है, कोण को एंगल कहते हैं। तो SAS का मतलब क्या हुआ, एस माने भुजा, फिर कोण, फिर भुजा, भुजा कोण भुजा, इसको ऐसा भी कह सकते हैं। ये कसौटी क्या है, जैसे इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कसौटी ये SAS माने एक एक भुजा बराबर उनकी, फिर कोण बराबर, फिर दूसरी भुजा एक एक और दूसरी भुजा बराबर, संगत भुजाएं, मतलब 2 भुजाएं बराबर हों, उनके बीच का कोण, क्योंकि बीच में ए आ रहा है। ठीक है, तो इस कसौटी को हम कैसे कहेंगे, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं तथा उनके बीच का कोण और दूसरे त्रिभुज की 2 संगत भुजाएं तथा उनके बीच के कोण अगर बराबर हों, मतलब उनके 2 भुजाएं बराबर हों और उन भुजाओं के बीच बनने वाले कोण भी आपस में बराबर हों, तब ये कसौटी हमारी होती है SAS कसौटी। तब 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसके लिए भी बच्चों मैंने एक चित्र द्वारा दिखा रखा है। 2 त्रिभुज बनाए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। अब इन 2 त्रिभुजों में देखिए, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं दी हुई हैं। 2 भुजाओं की माप दिया और उन 2 भुजाओं के बीच का कोण भी दिया है। जिन जिनकी माप दी है उनके बीच के कोण दिए हुए। देखिए इसमें जरा, पहले त्रिभुज ABC में देखिए AB भुजा दी है, ठीक है, और BC भुजा दी हुई है। AB 2 और BC 4 मात्रक, मात्रक माने सेमी, मीटर, मिलीमीटर, मैंने कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो AB 2 मात्रक और BC 4 मात्रक। उन AB और BC के बीच का कोण बिंदु B पर बना हुआ वो कोण 95 डिग्री। इसी तरह से त्रिभुज PQR में 2 भुजाएं कौन कौन सी दी हैं, PQ और QR। ठीक है, PQ भुजा 2 मात्रक, QR 4 मात्रक, और PQ और QR के बीच का कोण बिंदु Q पर बना कोण ये भी 95 डिग्री है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, 2 भुजाएं बराबर आ रही बिल्कुल। AB त्रिभुज ABC में AB 2 है, त्रिभुज PQR में PQ 2 है, त्रिभुज ABC में BC 4 है, त्रिभुज PQR में QR 4 है, और त्रिभुज ABC में AB और BC भुजा के बीच का कोण 95 अंश है। ऐसे ही त्रिभुज PQR में PQ और QR के बीच का कोण भी 95 अंश है। ये भी बराबर कोण है इनके। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर है PQ के, AB और PQ बराबर है, BC बराबर है QR, और कोण B बराबर है कोण Q। अब कोण B का पूरा नाम अगर आप कहें तो B बिंदु पर बनना है, जिस बिंदु पर कोण बनना है उसको बीच में लिखते हैं। कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, A से शुरू हो रहा है तो A पहले लिख देंगे, फिर बीच में B पर कोण बन रहा है, बीच में B आएगा, C पर समाप्त हो रहा है, कोण ABC भी लिख सकते हैं कोण B को। ऐसे ही कोण Q को कोण PQR भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने संक्षिप्त रूप में लिखा है यहाँ, कोण Q बराबर कोण B बराबर कोण Q। तो एक एक भुजा, 2 भुजाएं बराबर, और उन दोनों भुजाओं के बीच के कोण इधर उधर का नहीं होना चाहिए। उन्हीं 2 भुजाओं के बीच के कोण होने चाहिए जो 2 भुजाएं बराबर हैं आपस में, संगत भुजाएं। ठीक है, तब इस शर्त से, कौन सी शर्त हुई है, SAS।
इस कसौटी से ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, अर्थात त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पीक्यूआर। अब तीसरी कसौटी है बच्चों ए एस ए। जैसे ए पहले आ गया कोण, फिर बीच में एस आ गया भुजा, फिर अंत में ए आया है कोण, एंगल, एंगल साइड एंगल। ये कसौटी है अगली तीसरी वाली। इसका मतलब आप इससे नाम से ही देख लीजिए इसके ए एस ए, दो दो कोण, फर्स्ट और लास्ट दो कोण दे रखे हैं, बीच में भुजा दे रखी है, अर्थात उन दो जो कोण दिए होंगे उनकी बीच में जो रेखाखंड होगी, भुजा होगी, उस भुजा का मतलब है यहाँ पर, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा इन कोणों के बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा उनके बीच की भुजा के बराबर हो, तब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तब ये वाली शर्त हमारी, ये वाली कसौटी लगेगी ए एस ए। यहाँ मैंने चित्र से दिखा रखा है, देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दो त्रिभुज खींचे हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण बी दिया है 70 अंश, बी बिंदु पर बना कोण, और सी बिंदु पर बना कोण 30 अंश दिया है। ऐसे ही त्रिभुज पीक्यूआर में क्यू बिंदु पर कोण बना है 70 डिग्री और आर बिंदु पर कोण बना है 30 डिग्री, बराबर है कोण। जैसे पहले त्रिभुज में कोण बी है उतना ही कोण क्यू है, पहले त्रिभुज में कोण सी जितना है उतना त्रिभुज पीक्यूआर में कोण आर है। और ये दो कोण बने हैं पहले त्रिभुज में एबीसी में, जो दो कोण बने कहाँ कहाँ बने हैं, बिंदु बी और बिंदु सी पर। तो बिंदु बी और सी को मिलाने से बनी भुजा बीसी ये, और त्रिभुज पीक्यूआर में क्यू और आर बिंदु पर बने हुए कोण हैं, उनके द्वारा बनी भुजा क्यू आर, ये आपस में बराबर हैं। देखिए चार मात्रक लिए हैं। तो ऐसी स्थिति अगर आती है तब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसको हम कहते हैं ए एस ए कसौटी। तो यहाँ पर कोण बी बराबर है कोण क्यू, ठीक है, और कोण सी बराबर है कोण आर, ठीक। और इन दोनों पहले त्रिभुज में इन दोनों कोणों के बीच की रेखाखंड बी सी, और दूसरे त्रिभुज में क्यू और आर कोण के बीच की रेखाखंड क्यू आर, ये भी आपस में बराबर माप के दिए हुए हैं। इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। अब बच्चों एक कसौटी और बाद में बताऊंगा, उसको एक आध जगह हमारे काम आएगी। ए एस भी एक कसौटी होती है, ठीक है ना। वो कसौटी मिलती जुलती है इसी से जो मैंने अभी बताई है। इसमें ए एस का मतलब ये हुआ कि दो कोण बराबर हैं और एक एक भुजा बराबर है। तो अगर किसी दो त्रिभुज हमारे पास होते हैं, उन दो त्रिभुज में दो दो कोण बराबर हैं, तो तीसरे स्वतः ही अपने आप बराबर हो जाते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो वो वाली शर्त मैं फिर बताऊंगा जब प्रश्न आएगा। ये मेन में शर्तें कसौटियाँ आपको बता रहा हूँ। एक चौथी कसौटी है बच्चों, जब दो त्रिभुज हमारे समकोण हैं। अगर समकोण त्रिभुज मैंने आप जानते हैं ऐसे त्रिभुज जिनका एक कोण 90 अंश अवश्य होगा, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुजों के लिए अलग कसौटी हम लगाते हैं, उसको कहते हैं आर एच एस। यहाँ पर आर का मतलब क्या है, राइट एंगल समकोण, ठीक है, राइट एंगल, आर मीन्स राइट एंगल समकोण। एच हाइपोटेन्यूस, जिसे आप क्या कहते हैं, कर्ण। 90 अंश के समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, वो एच कहलाता है, हाइपोटेन्यूस। और एस माने साइड, आप जानते हैं। तो आर एच एस कसौटी कहाँ लागू होगी, जब हमें दो समकोण त्रिभुज दिए होंगे। तो आर का मतलब आप जानते हैं 90 अंश राइट एंगल। तो दो समकोण त्रिभुज है तो एक एक कोण 90 अंश तो होगा ही, उनका जो भी होगा वो संगत कोण हो जाएंगे। और उनका हर बीच में एच आ रहा है, उनके कर्ण बराबर आने चाहिए। 90 अंश के सामने की भुजाएं भी बराबर माप की होनी चाहिए, और एक एक भुजा कोई सी संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। या तो लंब भुजाएं उनकी आपस में बराबर हों या आधार भुजाएं आपस में बराबर हों, तब इसको हम आर एच एस कसौटी कहते हैं। इस कसौटी के अनुसार यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो, तो ऐसे दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पर मैंने दो समकोण त्रिभुज के चित्र बनाए हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण लिया है मैंने। हाँ, ये कोण की बात भी आपको बता दूं, जहाँ पर एक कोण का चिन्ह जैसे बी बिंदु पर और क्यू बिंदु पर दिखा रखा मैंने वर्गाकार, जहाँ पर भी वर्गाकार रूप में कोण दिखाया निरूपित किया जाता है वो समकोण होता है 90 अंश। जहाँ घुमाया जाता है चाप के रूप में वो फिर समकोण नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है, त्रिभुज पीक्यूआर में क्यू कोण समकोण है, 90 अंश है, मतलब 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो इन दो त्रिभुज को हम क्या देख रहे हैं, देखिए चित्र में दिखा रखा है, बी जो त्रिभुज एबीसी है उसका बी कोण समकोण है, उसके सामने की भुजा कर्ण एसी होगी। त्रिभुज पीक्यूआर में क्यू समकोण है तो उसके सामने की भुजा पी आर कर्ण हो गई। ये कर्ण भी बराबर दे रखे हैं 5-5, और एक एक आधार भुजा इनकी बराबर दी है। बी सी 4 है तो उसका आधार क्यू आर भी 4 है। ऐसी स्थिति जब होगी तब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे।
अर्थात यहाँ पर क्या दिया है हमें, कोण बी बराबर है कोण क्यू, क्योंकि प्रत्येक 90 अंश है। कर्ण ए सी बराबर है कर्ण पी आर के, ये कर्ण आपस में बराबर है 5-5 मात्रक के। और इनकी आधार भुजाएं बी सी भुजा और क्यू आर भुजा आपस में बराबर हैं, प्रत्येक 4-4 मात्रक के हैं। इसलिए आर एच एस कसौटी से ये दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये सर्वांग समता की जो मुख्य मुख्य शर्तें हैं ये मैंने आपको बताई हैं। और दो प्रश्न बच्चों मैंने कल पीडीएफ माध्यम से भेजे हैं, बहुत सरल से प्रश्न हैं। अगर वो समझ में नहीं आएंगे तो उनकी भी मैं वीडियो बना के भेजूंगा, आपने ग्रुप में देखा होगा, नहीं देखा है जिनने अभी भी देख लीजिए और उन को अच्छी तरह समझिए। अगर नहीं आता उसमें मैं उनको भी वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आज मैं आपको प्रश्न संख्या 3 और 4 यहाँ समझा रहा हूँ। फिर मैं इस एक्सरसाइज को हल पूरा नहीं कराऊंगा, कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, तब अगर आप नहीं बना पाएंगे तब उन्हें मैं समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। ये प्रश्नावली 7.1 का मैं तीसरा सवाल आपको समझा रहा हूँ। पहला और दूसरा मैंने पीडीएफ माध्यम से आपको भेजा था, आपने देखा होगा। अगर आपको वो समझ में नहीं आए तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फिर मैं उसको दोबारा वीडियो बना के भेजूँगा समझाने के लिए। अगर आपके समझ में आ जाता है तो ठीक है, सरल से सवाल है दोनों। और आप 3 और 4 को मैं समझा रहा हूँ, उनके आधार पर भी आप उनको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो और प्रश्न इसके बाद का प्रश्नावली का प्रश्न आप अगर हल कर सकते हैं, स्वयं एक बार कोशिश कीजिए। सर्वांग क्षमता की शर्त लगनी है, ठीक है ना। जब एक चीज़ और बता दूं, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके शेष संगत कोण और शेष संगत भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, जो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो कुछ कोण कुछ भुजाएं तो आपको पहले से पता है, बाकी जो बची हुई संगत भुजाएं भी वो आपस में बराबर होंगी, बाकी शेष बची हुई संगत कोण भी उसके आपस में उन दोनों के बराबर होंगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3 ले रहा हूँ, देखिए प्रश्नावली 7.1 का यह है प्रश्न। एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। ये ध्यान दीजिए, एक ए बी रेखा है, उस पर ए डी और बी सी दो बराबर कह रहा है, दोनों की बराबर लंबाइयाँ दे रखी हैं, ए डी और बी सी की बराबर है, कह रखा मैंने, लंबाई बराबर है उनकी। ये लंब है उन पर, किस पर, ए बी पर। लंब बने 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा को लंब कहते हैं। दो रेखाएं लंबे एक दूसरे पर कब होती हैं, जब वो एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो दर्शाइए कि सी डी, सी से डी को मिलाया तो सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। इसका चित्र भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें यह क्या बताना है कि जो सी से डी को हमने मिलाया, ये ए बी को कहीं पर प्रतिच्छेद करेगा, वहाँ पर जो कर रहा है प्रतिच्छेद वो ए बी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो सिद्ध कीजिए वाले सवालों में बच्चों 3 हेडिंग हमें लिखने पड़ते हैं। पहले एक पहला हेडिंग होता है दिया है या ज्ञात है, जो हमें प्रश्न में दिया है वही चीज़ हम लिख देते हैं, उसमें दिया है हमें। और सिद्ध क्या करना है, जो प्रश्न में पूछा होता है क्या उत्तर लाइए, वो सिद्ध करना है हमें, लिख देते हैं। उसके बाद हम उसका हल करते हैं, या इसको हम उत्पत्ति भी कहते हैं, कैसे हमने हल निकाला उसका, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या दिया है हमें, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी तथा बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं, ये हमें दिया हुआ है। अर्थात ए डी और बी सी बराबर हैं, ये भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, जो सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, अर्थात ये समद्विभाजित करेगा तो ओ बिंदु मध्य बिंदु होना चाहिए इसका, अर्थात ओ से ए तक की दूरी और ओ से बी तक की दूरी अगर बराबर आ जाएगी तो हम कह देंगे कि सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है। अर्थात ओ ए बराबर ओ बी हमें अगर आ जाता है आंसर तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो अब इसका हल बता रहा हूँ, देखिए प्रश्न में हमें क्या दिया था कि ए बी, अलग अलग बता रहा हूँ दोनों को, अब ए बी और ए बी सॉरी ए डी और बी सी को मैं अलग अलग बता रहा हूँ। ए डी बी और बी सी तो बराबर दिए ही हैं, दोनों लंब हैं ए बी पर, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो ए बी और ए डी एक दूसरे पर लंब हैं, अर्थात ए डी लंब है ए बी पर, मैंने चिन्ह के द्वारा भी दिखा रखा है। तो लंब जब होती है एक रेखा दूसरी रेखा पर तो उनके बीच का कोण हमेशा 90 अंश बनता है, आपको मालूम ही है। तो इसका मतलब ए बिंदु पर 90 अंश का कोण बनेगा, अर्थात डी ए बी ये 90 अंश आ जाएगा। अब आप ए बिंदु पर बन रहा है कोण, इसको डी ए बी तक कहो, अब हमने सी डी को मिलाया तो यहाँ एक त्रिभुज जैसा बन जा रहा है ओ तक, इसको डी ए ओ भी कह सकते हैं हम। डी ए बी को हम डी ए ओ तक कह सकते हैं, क्योंकि ए बी रेखा पर ही ओ स्थित है, ठीक है। तो कोण डी ए बी बराबर 90 अंश है, या इसको हम लिख सकते हैं कोण डी ए ओ बराबर 90 अंश, बीच में ए आएगा ही, ए पर बन रहा है कोण, ठीक है। इसी प्रकार हमें यह भी दिया था कि ए बी और बी सी भी एक दूसरे पर लंब है, अर्थात बी सी लंब है ए बी पर, ठीक है। तो कोण सी बी ए बी 90 अंश होगा, बी पर लंब है तो बी पर 90 अंश का कोण बनेगा। अब सी बी ए
आप ए तक कहो, सी बी ए तक कहो, या सी बी ओ तक कहो, क्योंकि ओ बिंदु ए बी पर ही स्थित है। ठीक है, तो कोण सी बी ए बराबर 90 अंश है, या इसको हम लिख सकते हैं कोण सी बी ओ बराबर 90 अंश। अर्थात दो त्रिभुज बनने हैं यहाँ पर, देखिए आप दो त्रिभुज बनने हैं ना। ठीक है, और हमें एक चीज़ और दी है कि ये दोनों लंबा आपस में बराबर है, ए डी और बी सी आपस में बराबर है, अर्थात ए डी बराबर बी सी। एक चीज़ ये बताइए, आप जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं ओ पर। तो ओ बिंदु पर एक आमने सामने जो कोण बन रहे हैं, कौन कौन से कोण बन रहे हैं, ओ पर एक कोण बन रहा है ए ओ डी बन रहा है, या डी ए ओ जो भी कहें आप, डी से भी शुरू कर सकते हैं, ए से भी, बीच में ओ आना चाहिए। कौन डी ए डी ओ ए, और ओ बिंदु पर ऊपर की ओर कौन सा कोण बन रहा है, बी ओ सी बन रहा है ना। तो ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख हैं, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। आप जानते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने बने कोण शीर्षाभिमुख कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो कोण ए ओ डी बराबर आ गया हमारा कोण बी ओ सी, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइए अब, जैसे कोण ए ओ डी को देखिए आप, इसमें ए पर 90 अंश का कोण बन रहा है, और कोण ओ बी सी को देखिए, ऊपर वाला उल्टा जो त्रिभुज बन रहा है उसमें देखिए बी पर 90 अंश बन रहा है। नीचे वाले त्रिभुज में ए पर 90 अंश बन रहा है, और उल्टे वाले त्रिभुज में ओ बी सी में बी पर 90 अंश बन रहा है। एक एक कोण बराबर आ गया इनका। ठीक, और ओ पर नीचे वाले त्रिभुज में ओ पर ए डी ओ ए जो कोण बन रहा था वो ऊपर वाले त्रिभुज में, उल्टे त्रिभुज में कोण बी ओ सी के बराबर था। तो दो दो ये मतलब दो दो कोण बराबर हो गए इन दो त्रिभुजों के। आप जानते हैं अगर दो त्रिभुजों के दो दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनके तीसरे कोण भी हमेशा बराबर ही होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, कोई भी त्रिभुज हो। तो त्रिभुज ए ओ डी और बी ओ सी में एक तो हमारा कोण डी ए ओ बराबर है कोण सी बी ओ, दोनों 90 अंश के हैं, प्रत्येक समकोण है। और कोण ए ओ डी बराबर है कोण बी ओ सी, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है। इसलिए अब जो इनके तीसरे कोण बचे, तीसरा कोण कौन सा बचा है, एक तो जैसे आपका नीचे वाले त्रिभुज में कहिए आप, नीचे वाले त्रिभुज में डी पर बन रहा है ओ डी ए, ये वाला कोण बचा है, और उल्टे वाले त्रिभुज में ऊपर कौन सा कोण बचा है, ओ सी बी। तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात हमारा आ गया इन दो त्रिभुजों के शेष तीसरे कोण कौन कौन से बराबर हो गए, कोण ओ डी ए बराबर कोण ओ सी बी। अब हम लेते हैं इन दो त्रिभुजों में, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी में। देखिए भुजा केवल एक ही मालूम है। ठीक है, अब भी मैंने एक शर्त बताई थी तीसरी वाली, ए एस ए, एक ही भुजा है बीच में उनकी, वो बराबर अगर है यहाँ एक एक भुजा बराबर आ ही रही है। यहाँ पर कौन कौन सी भुजा बराबर आ रही है, नीचे त्रिभुज की ए डी भुजा और ऊपर त्रिभुज की बी सी, ये प्रश्न में दिया ही था, ये ए डी और बी सी दो बराबर लंबे हैं। ठीक है, तो अब बी पर बना कोण और ए पर बना कोण, नीचे ए पर बना कोण ऊपर बी पर बना कोण, और नीचे डी पर बना कोण ऊपर सी पर बना कोण, अगर ये बराबर हैं तो ये दो त्रिभुज ए एस ए कसौटी से सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए ओ डी और बी ओ सी में देखिए तो कोण डी ए ओ ए पर बना कोण 90 अंश है, और ऊपर वाले त्रिभुज में बी पर बना कोण सी बी ओ 90 अंश है। ये हमने पहले भी लिख दिया ऊपर, 90 दोनों 90 अंश हैं, बराबर है, अर्थात कोण डी ए ओ बराबर है कोण सी बी ओ, प्रत्येक 90 अंश का है या प्रत्येक समकोण है, इसलिए बराबर है। और ए डी बराबर बी सी हमें दिया ही है, क्योंकि ए एस ए में पहले ए आ गया, फिर एस आना है भुजा, अब फिर ए आएगा तीसरा कोण, दूसरा कोण। ठीक है, तो एस की जगह नीचे वाले त्रिभुज की ए डी भुजा और ऊपर वाले त्रिभुज की बी सी भुजा में प्रश्न में बराबर दिए हैं, तो ए डी बराबर बी सी ये तो हमें दिया ही है या ज्ञात है। और अभी एक कोण हमने अब निकाला है अभी कि तीसरे कोण आपस में बराबर होंगे, कोण ओ डी ए बराबर कोण ओ सी बी, ये अभी हमने ज्ञात किया है। अगर दो त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर हो तो तीसरे कोण भी हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ये हमने निकाल रखा भी, ज्ञात किया है। तो इसलिए ए एस ए कसौटी से त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ सी। अब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हमारे, लेकिन हमने उत्तर कुछ और निकालना है, सर्वांगसम करना ही पड़ेगा। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तब उनके संगत कोण या संगत भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, हमें उत्तर क्या लाना है, ए ओ और ओ बी बराबर। अब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं। ठीक है, कौन कौन से दो त्रिभुज, ए ओ डी और ऊपर वाला बी ओ सी, ये सर्वांगसम है हो गए हैं। किस शर्त से, ए एस ए, इस कसौटी से। तो इनकी संगत शेष भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ठीक, तो अब कौन कौन सी भुजाएं बराबर होंगी, देखिए लंब भुजा नीचे वाली की कौन सी है, ओ ए, और ऊपर वाले त्रिभुज की लंब भुजा ओ बी,
ये आपस में बराबर होंगी, अर्थात ओ ए बराबर ओ बी। ऐसे ही तीसरी भुजाएं जो बड़ी भुजाएं वो भी आपस में बराबर होंगी, ओ डी और ओ सी भी बराबर होंगी। इसको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ओ ए बराबर ओ बी से ही उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो ओ ए बराबर ओ बी आ गया, अर्थात ओ ए बी का मध्य बिंदु होगा। अतः हम कह सकते हैं कि सी डी बिंदु ओ पर ए बी को समद्विभाजित करती है। बच्चों मैं एक प्रश्न चौथा और बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, एल तथा एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। यहाँ पर क्या कह रखा, ध्यान से देखिए। एल और एम ये समांतर हैं, एल एम आपस में समांतर है, और बाकी जो दो भुजाएं इन्हें काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, वो भी समांतर हैं। पी और क्यू भी एक दूसरे के समांतर है, पी क्यू के समांतर है, एल एम के समांतर है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, दर्शाइए कह रहा है, सिद्ध कीजिए, मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये दो एल और एम एक दूसरे के समांतर है, पी और क्यू एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, तो हमें पहले हेडिंग क्या लिखेंगे, हम दिया है, क्या दिया है हमें कि एल तथा एम दो समांतर रेखाओं को अन्य दो समांतर रेखाएं, यहाँ समांतर लिखना भूल गया मैं, आप समांतर रेखाएं पढ़िए, प्रश्न में लिखा हुआ है। अन्य दो समांतर रेखाएं पी और क्यू क्रमशः कहाँ किन किन बिंदु पर काट रही, देखिए पी किस बिंदु पर काट रही है, एल और एम को ए और बी। ऐसे ही क्यू रेखा जो है एल और एम को सी और डी पर काट रही है। ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही है। हमने क्या कर दिया, दो त्रिभुज बनाने के लिए ए से सी को मिला दिया है। ठीक, तो सिद्ध हमें क्या करना है कि जो अब दो त्रिभुज बन गए ए सी मिलाने से, ये त्रिभुज ए बी सी और उल्टा त्रिभुज ऊपर वाला सी डी ए, ये सर्वांगसम होंगे। और किस शर्त से होंगे हमें ये निकालना है, या तो एस 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 या ए एस ए या एस ए एस, जो भी शर्त लगती है आपको, जो जो चीज़ दे रखी है। अगर तीनों भुजाएं दे रखी है दोनों त्रिभुज की, तब तो एस 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 लग जाएगी। ठीक है ना, अगर हमें दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया है तब हम एस ए एस लगाएंगे। अगर हमें एक ही भुजा मालूम है और दो दो कोण मालूम है बराबर उनके, तब हम ए ऐसे शर्त लगाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं सवाल में। देखिए यहाँ सबसे पहले आप ये बताइए, यहाँ समांतर रेखाएं दी हैं, मैंने अभी पढ़ाया था इससे पहले चैप्टर में। जब हम कोई मालूम है, हम जानते हैं जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है या प्रतिच्छेद करती है, तो एकांतर कोणों के युग्म हमेशा बराबर होते हैं। संगत कोण भी बराबर होते हैं, शीर्षानुरूढ़ कोण भी बराबर होते हैं, और एकांतर कोण माने जेड में बने कोण, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ। ठीक है, तिर्यक रेखा द्वारा। तो अब यहाँ पर हमें जो दिया है कि एल और एम समांतर हैं, पहले तो एल और एम की बात कर रहे हैं हम, पी और क्यू भी समांतर हैं एक दूसरे के, एल और एम समांतर हैं, ए सी तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है। तो यहाँ पर उल्टा जेड बन रहा है, ध्यान से देखिए, मैं डी से चल रहा हूँ, डी से ए, फिर ए से सी, फिर सी से बी। तो ए पर एक कोण बना दाईं ओर, सी पर बाईं ओर कोण बना, ये एकांतर है, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ। ठीक है, जेड उल्टे जेड में बने कोण, यही पहचान है इनकी। तो एल और एम समांतर रेखाएं, ए सी तिर्यक रेखा इन्हें काटती है, तो कोण डी ए सी ए पर बना कोण बराबर कोण बी सी ए सी पर बने कोण के, ये बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब बात कीजिए पी और क्यू, पी और क्यू भी तो समांतर है एक दूसरे के। इन समांतर रेखाओं को तिरछा करके चित्र को देख लीजिए, इन पी क्यू समांतर रेखाओं को भी ए सी तिर्यक रेखा काट रही है। अब जेड कौन सा बन रहा है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल जो मैं बात बता रहा हूँ ध्यान से देखिए। अब सीधा जेड बन रहा है, बी से चलिए ए की ओर, ए से फिर नीचे सी आइए, सी से डी की ओर जाइए, एक जेड बन रहा है। तो जेड में ए पर बना कोण मैंने गोले से दिखा रखा, छोटा गोल जैसा बना रखा हो वो, और सी पर दाईं हाथ की ओर बना कोण गोला जैसा दिखा रखा है, ये एकांतर कोण है, जेड पर बने कोण। ठीक है ना, ये भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात पी और क्यू समांतर हैं, ए सी तिर्यक रेखा इन्हें भी काट रही है, इसलिए कोण डी सी ए, ध्यान से देखिए, सी पर बना कोण डी सी ए बराबर कोण होगा ए पर बने कोण के बी ए सी, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। अब इन दो त्रिभुज में देखिए आप, अच्छा एक चीज़ बताइए, कोई भुजा दे रखी है प्रश्न में, नहीं दे रखी है, लेकिन एक भुजा आपको ऐसी दिखाई दे रही है जो दोनों में है। ए सी भुजा को देखिए जरा, ए सी भुजा त्रिभुज ए बी सी में भी आ रही है, और ए सी भुजा त्रिभुज ए डी सी में भी आ रही है, अर्थात ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ए सी भुजा दोनों के लिए कॉमन है, दोनों में आ रही है, तो दोनों के लिए बराबर होगी, अर्थात एक एक भुजा आपको मालूम है, केवल एक एक भुजा मालूम है, और उस भुजा के दोनों ओर बने कोण बराबर आ रहे हैं उनके। तो कौन सी शर्त होगी समझ रहे होंगे आप, भुजा एक ही आ रही है, दो दो कोण बराबर आ रहे हैं, ए एस ए। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में हम ए एस ए शर्त लगाएंगे, तो ए पहले आएगा, एक कौन सा कोण अभी हमने लिखा है ऊपर, कोण बी सी ए बराबर, अब मैं नीचे वाला त्रिभुज पहले ले रहा हूँ ए बी सी, इसलिए नीचे वाला कोण पहले ले लिया मैंने, कोण मैंने ऊपर लिखा था
कोण डी ए सी बराबर कोण बी सी ए लिखा था ना, आप बी सी ए को इधर लिख दीजिए, डी ए सी को इधर। कोण बी सी ए बराबर कोण डी ए सी, ये हमें मालूम है, अभी हमने ज्ञात किया, मतलब अभी निकाल रखा है। और ए सी बराबर ए सी पहले त्रिभुज की भी भुजा है, ए सी ऊपर वाली त्रिभुज की भी भुजा है, ये उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर है, कॉमन है, ठीक है ना। और दूसरा कोण कौन सा बराबर था, मैंने एक सही के निशान से दिखा रखे हैं, गोले के निशान से। कोण बी ए सी मैंने लिखा था अभी, जब पी और क्यू समांतर होते हैं, ए सी उन्हें काटते, तो कोण डी सी ए बराबर कोण बी ए सी लिखा था। अब मैं त्रिभुज ए बी सी को पहले लिख रहा हूँ, तो बी ए सी को इधर लिख दीजिए, डी सी को इधर। कोण बी ए सी बराबर कोण डी सी ए, ये भी हमने अभी निकाल रखा है, ठीक है। तो कौन सी शर्त हो गई है, ए एस ए, अतः ए एस ए कसौटी से त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज सी डी ए, यही हमें उत्तर लाना था। तो बच्चों अगला सवाल आप देखिए, कोशिश कीजिए, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले वाले जो मैंने 2 सवाल भेज रखे हैं पीडीएफ फाइल से आपको ग्रुप में, उनको आप अवश्य देखिए, कोई बात समझ में नहीं आती है तो अवश्य पूछिए, ठीक है। और घर पर अपना अध्ययन में भी ध्यान देते रहिए, ठीक है ना। बच्चों मैं एक प्रश्न चौथा और बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, एल तथा एम 2 समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। यहाँ पर क्या कह रखा, ध्यान से देखिए, एल और एम ये समांतर हैं, एल एम आपस में समांतर है, और बाकी जो 2 भुजाएं इन्हें काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, वो भी समांतर हैं, पी और क्यू भी एक दूसरे के समांतर हैं, पी क्यू के समांतर है, एल एम के समांतर है, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, दर्शाइए कह रहा है, सिद्ध कीजिए, मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज सी डी ए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये 2 एल और एम एक दूसरे के समांतर है, पी और क्यू एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। तो हमें पहले हेडिंग क्या लिखेंगे, हम दिया है, क्या दिया है हमें, कि एल तथा एम 2 समांतर रेखाओं को अन्य 2 समांतर रेखाएं, यहाँ समांतर लिखना भूल गया मैं, आप समांतर रेखाएं पढ़िए, प्रश्न में लिखा हुआ है, अन्य 2 समांतर रेखाएं पी और क्यू क्रमशः कहाँ किन किन बिंदु पर काट रही, देखिए पी किस बिंदु पर काट रही है, एल और एम को ए और बी, ऐसे ही क्यू रेखा जो है एल और एम को सी और डी पर काट रही है, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही है। हमने क्या कर दिया, 2 त्रिभुज बनाने के लिए ए से सी को मिला दिया है, ठीक। तो सिद्ध हमें क्या करना है कि जो अब 2 त्रिभुज बन गए ए सी मिलाने से, ये त्रिभुज ए बी सी और उल्टा त्रिभुज ऊपर वाला सी डी ए, ये सर्वांशम होंगे। और किस शर्त से होंगे हमें ये निकालना है, या तो एस 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 या ए एस ए या एस ए एस, जो भी शर्त लगती है आपको, जो चीज़ दे रखी है, अगर तीनों भुजाएं दे रखी है 2 त्रिभुज की, तब तो एस 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 लग जाएगी, ठीक है ना। अगर हमें 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया है तब हम एस ए एस लगाएंगे। अगर हमें एक ही भुजा मालूम है और 2 कोण मालूम है बराबर उनके, तब हम ए एस ए शर्त लगाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं सवाल में, देखिए यहाँ सबसे पहले आप ये बताइए, यहाँ समांतर रेखाएं दी हैं, मैंने अभी पढ़ाया था इससे पहले चैप्टर में, जब हम कोई मालूम है, हम जानते हैं जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है या प्रतिच्छेद करती है, तो एकांतर कोणों के युग्म हमेशा बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं, शीर्षानुरूण कोण भी बराबर होते हैं, और एकांतर कोण माने जेड में बने कोण, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ, ठीक है, तिर्यक रेखा द्वारा। तो अब यहाँ पर हमें जो दिया है कि एल और एम समांतर हैं, पहले तो एल और एम की बात कर रहे हैं हम, पी और क्यू भी समांतर हैं एक दूसरे के, एल और एम समांतर हैं, ए सी तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है। तो यहाँ पर उल्टा जेड बन रहा है, ध्यान से देखिए, मैं डी से चल रहा हूँ, डी से ए, फिर ए से सी, फिर सी से बी। तो ए पर एक कोण बना दाईं ओर, सी पर बाईं ओर कोण बना, ये एकांतर है, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ, ठीक है, जेड उल्टे जेड में बने कोण, यही पहचान है इनकी। तो एल और एम समांतर रेखाएं, ए सी तिर्यक रेखाएं इन्हें काटती है, तो कोण डी ए सी ए पर बना कोण बराबर कोण बी सी ए सी पर बने कोण के, ये बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब बात कीजिए पी और क्यू, पी और क्यू भी 2 समांतर है एक दूसरे के, इन समांतर रेखाओं को तिरछा करके चित्र को देख लीजिए, इन पी क्यू समांतर रेखाओं को भी ए सी तिर्यक रेखा काट रही है। अब जेड कौन सा बन रहा है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल जो मैं बात बता रहा हूँ ध्यान से देखिए। अब सीधा जेड बन रहा है, बी से चलिए ए की ओर, ए से फिर नीचे सी आइए, सी से डी की ओर जाइए, एक जेड बन रहा है। तो जेड में ए पर बना कोण मैंने